बहुत से लोग ऐसे भी जो हैं जो डायबिटीज़ नहीं है और उनको हार्ट की बीमारियां हो जाती हैं। मैं डॉक्टर निखिलेश्वर प्रसाद वर्मा, कार्डियो डायबिटोलॉजिस्ट, फिजिशियन और इंटेंसिविस्ट, पटना के शिवपुरी लोकेलिटी में प्रैक्टिस करता हूँ। पिछले सेक्शन में हमने देखा था कि डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़ के बारे में, कि कैसे ये जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारियां हैं या डिजीज़ ऑफ लाइफस्टाइल हैं। इस सेक्शन में हम लोग देखेंगे कि हार्ट डिजीज़ से हम लोग बचने के लिए क्या कर सकते हैं या हो जाने पर क्या करना चाहिए, या कितनी तरह की बीमारियां मुख्यतः हार्ट में होती हैं। हम पिछले सेक्शन में मैंने बताया था कि डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़ करीब करीब एक ही ज़मीन पर उगने वाले पौधे हैं, जो एक ही साथ जिनका बीजारोपण होता है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी जो हैं जो डायबिटीज़ नहीं है और उनको हार्ट की बीमारियां हो जाती हैं। हार्ट की बीमारियां इधर बहुत तेज़ी में बढ़ी हैं और आपने देखा होगा, न्यूज़ में भी सुना होगा कि कितने सेलिब्रिटीज़ का डेथ जिम में हो गया है। आश्चर्य कर रहे होंगे कि जो लोग अपने आप पर इतना ध्यान दे रहे हैं उन लोगों को कैसे ये हो गया। तो ये अवश्य एक अनुसंधान का विषय हो सकता है, लेकिन सामान्यतः आपको ये मान के चलना चाहिए कि जितनी जल्दी आप बचाव करेंगे उतना ही फ़ायदा आपको होगा। ये नहीं होता है कि आप 50 साल की उम्र में सोचिए कि हम अपनी जीवन शैली को बदलें और हमको वो फ़ायदा मिले जो आपकी जीवन शैली 30 साल या 25 साल में बदलने पर आपको मिलने वाली है। हार्ट में पहले तो जिसको लेके जो सबसे ज़्यादा लोग चिंतित रहते हैं वो हार्ट अटैक, जिसमें धमनियों में रुकावट की वजह से होता है। दूसरी एक जो कॉमन बीमारी है, खासकर आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और ये बढ़ गई है इसलिए कि डायबिटीज़ में अक्सर 5 साल या 7 साल जिनका डायबिटीज़ हो गया है उन लोगों में ये बीमारियों के लक्षण आने लगते हैं। वो कहते हैं हार्ट फेलियर, जिसका जांच हम लोग एकोकार्डियोग्राफी से करते हैं। धमनियों की रुकावट के लिए हम लोग टीएमटी और एंजियोग्राफी का सहारा लेते हैं। एक तीसरी बीमारी होती है रिदम डिस्टर्बेंसेस की, जिसमें नाड़ी की गति जो है तो उबड़ खाबड़ चलने लगती है। तो उसमें घबराहट होना या चक्कर आ जाना, ये सब कॉमन सिम्टम है। और अगर आपको ये ऐसा होता है तो आपको अपने नज़दीक के डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। कभी कभी आदमी बेहोश भी हो जाता है और उसको पता करने के लिए ईसीजी या फिर हॉल्टर मॉनिटरिंग की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन मुख्य रूप से अगर हम लोग फोकस करें धमनियों में रुकावट की तरफ, तो इसमें एक बात बहुत तय है कि ये जो पिज़्ज़ा बर्गर की संस्कृति है, समोसा कचौड़ी की, ये हमारे शरीर के लिए नहीं बना है। आपको जानकर आश्चर्य भी होगा कि समोसा हिंदुस्तान का अपना भोजन नहीं है, ये ईरान से आया है भारत में। और तो और गुलाब जामुन भी भारत का भोजन नहीं है, ये भी उधर ही से आया है। तो हमें अपने भोजन में सबसे पहले तो फैट को कटेल करना ही है, और साथ ही साथ शुगर को भी कटेल करना है। शुगर जो अगर हम नहीं यूटिलाइज करेंगे तो वो अल्टीमेटली फैट में ही कन्वर्ट होता है और वो फिर धमनियों में वो थक्का के रूप में जमने लगता है। अक्सर क्या होता है कि जब ये धमनियों में रुकावट शुरू हो जाती हैं तो अक्सर मनुष्य को एहसास होता है कि वो थोड़ी दूर चलता है तो या तो उसके सीने में भारीपन आ जाता है, या उसकी सांस फूलने लगती है, या उसे थोड़ा बहुत पसीना भी आता है। खास करके तब जब वो सीढ़ियाँ चढ़ता है तो उसको ज़्यादा दिक्कत होती है। ऐसे कोई लक्षण अगर आपको हो रहे हों तो आपको आपके नज़दीक के डॉक्टर से अवश्य परामर्श लेना चाहिए, और वो जो कहता है उस बात को ज़रूर मानना चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी आप इसका इलाज करेंगे उतना ही आप किसी भी गंभीर खतरे से अपने आप को बचाने में समर्थ पाएंगे। दूसरी बात एक और भी है, एक सवाल हमेशा उठता है कि हाँ, जीवन में भोजन को तो संतुलित करना चाहिए, तो संतुलित कैसे करें भोजन को? एक आम आदमी के लिए समझ के परे है कि कैसे करें। तो बहुत सिंपल है कि अगर आप एक प्लेट लेते हैं उसको 4 हिस्सा में बांट दीजिए। एक आधा हिस्सा फल और सब्जी के लिए रखिए, एक क्वार्टर हिस्सा जो है तो आप अपने प्रोटीन के लिए रखिए, दाल, फिश या जो भी आप खाते हैं, और एक क्वार्टर हिस्सा जो है तो आप कार्बोहाइड्रेट के लिए रखिए। ये एक सिंपल थम्स रूल है, और सारे डाइटिशियन जो हैं तो इसी के इर्द गिर्द अपना डाइट चार्ट बनाते हैं।
तो अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो मान के चलिए कि आप करीब करीब बहुत हद तक एक संतुलित आहार ले रहे हैं जो आपके हार्ट और डायबिटीज दोनों में काम आएगा। तीसरी बात, तेल को लेकर बहुत समस्या है। एक मार्केटिंग गिमिक है कि ऑलिव ऑयल हम खाएंगे तो हमारे हार्ट को कुछ नहीं हो। तेल आप कोई भी खाइए लेकिन उसकी मात्रा निश्चित होनी चाहिए। ऑलिव ऑयल के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है कि इंडियन कुकिंग के लिए वो बहुत उपयुक्त नहीं होता है, खास करके वो जब हम लोग उसको चूल्हे पर चढ़ाते हैं, क्योंकि उसका बर्निंग पॉइंट बहुत कम होता है, इसलिए वो बहुत जल्दी जल जाता है। और करीब करीब ऑलिव ऑयल और मस्टर्ड ऑयल जो है एक ही कॉम्पोजिशन का होता है। मस्टर्ड ऑयल काफ़ी सस्ता होता है, ऑलिव ऑयल काफ़ी महंगा होता है। दूसरी बात कि आप तेल कोई भी इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी मात्रा ज़्यादा ज़रूरी है। और ये आम आदमी को मेरे ख्याल से तेल, घी, सफोला जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका कंजम्पशन महीने में आधा लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और तेल हमेशा जो है एक ही तरह का नहीं खाना चाहिए, उसको बदल बदल के मिक्स करके खाना चाहिए। तो ये तो हुई आज कुछ हार्ट से रिलेटेड बातें जिसमें आप अपने आप को बचा भी सकते हैं, और उसके जब अगर लक्षण हों तो आप अपने डॉक्टर से जाकर मिल भी सकते हैं। अगले सेक्शन में हम लोग कुछ और देखेंगे इसके बारे में। उम्मीद है इस वीडियो में जो मैंने बताया वो आपके काम की होगी। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी है या कोई शंका है तो आप इसके लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।